चलिए तो इनको शुरू करते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं कि ये मुद्दे क्या हैं। जो 18 मुद्दे हमने डिस्कशन में लिए हैं, इन 18 के 18 मुद्दों को हम ये देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनका रोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब शुरू करते हैं। पहली चीज हम समझेंगे कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान बना हुआ है। इसके जो बिल्कुल साइड में ना, यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इसको आप समझ लें। ठीक है, तो इंडिया का जो मैप है वो इधर होगा, ये इधर पाकिस्तान है। और ये जो एरिया है ऊपर वाला, जो हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचते हैं, ये पीओके है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया को जब आप यहाँ तक जोड़ लेते हैं, तो यहाँ तक जोड़ने के बाद जो है आपका जो एरिया है वो इस तरीके से चला जाता है, और फिर वो ऐसे हो जाता है यहाँ से, और फिर वो नीचे की तरफ जाता है ऐसे करते हुए। ठीक है, और फिर वो ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर जो है ये जो मुद्दा है, ये कश्मीर वाला मुद्दा जो है ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये इंडिया है इधर, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर जो हम चीजें देखते हैं यहाँ पे कुल मिला करके हम मुख्यतः तीन जो इसके मेन स्टेट हैं या तीन जो प्रांत हैं उसके बारे में चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक एरिया ये खैबर प्रांत का, ये ऊपर पीओके, पीओके के नीचे लाइन खींचिए यहाँ पे, इसके नीचे खैबर प्रांत है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे ये खैबर प्रांत है, एक ये बलूचिस्तान है, और एक ये सिंध प्रांत है। ये तीन बड़े प्रांत हैं यहाँ पे, मतलब कि सबसे बड़े जो प्रांत है वो सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान है, खैबर खैबर है। ये तीन स्टेट हैं कुल मिला करके। और इसके साइड में जो यहाँ पे ये ईरान लगता है, और ये ऊपर इसकी साइड में अफगानिस्तान लगता है। ठीक है, और ये जो है ये सिंधु, जितनी ये नदियां हैं देखियो, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये नदियां हैं यहाँ पे। ठीक है, इन नदियों को आप देख ले कि ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, कश्मीर से निकल करके आ रही हैं। ठीक है, कश्मीर के एरिया से निकल करके ये नदी आती है। ये जो सबसे लंबी नदी है, ये जो यहाँ पे आती है, ये सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी के अंदर जो ये सारी नदियां मिलती हैं आकर के। चिनाब है, ठीक है, ब्यास है, रावी है, सतलुज है। तो ये सारी नदियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, और ये पंजाब बोलते हैं इसको, ये पंज आब, यानी कि पांच नदियों का मिलन जहां होता है उसको पंजाब बोलते हैं यहाँ पे आने के बाद में। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, इधर इंडिया वाला पंजाब है यहाँ पे। ठीक है, इधर ही जो यहीं पे जो है वो लाहौर लगता है, यहीं पे इस एरिया में। ठीक है, और ये सिंधु होता है, यहाँ पे नीचे आके इनका कराची है। देखो, ये बताने का मतलब ये है कि आप एक बार पाकिस्तान का ओवरव्यू कर लेंगे कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे जुड़ेंगे हमारे, कि ये खैबर प्रांत है, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। ठीक है, ये किरथर पर्वत है, यहाँ पे जो है ये जो बना रखा है ये किरथर पर्वत है। ठीक है, यहाँ फिर ये बलूचिस्तान का पठार है, यानी कि जो मेन यहाँ पे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे हैं, इस एरिया के अंदर हैं पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान का जो है लगभग आधा एरिया कवर करता है। ठीक है, और मतलब कि ये लगा लीजिए कि 44% एरिया जो है ये बलूचिस्तान का एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये नदियाँ हैं, ये इधर से इस तरफ आती हैं, जो जो यहाँ समुद्र में गिरती है कराची से होकर के। कराची इनका शहर है जहाँ पे ये समुद्र के किनारे लगता है, और जो इधर जो है इन्हीं के साथ में यहीं पे सरकरीक विवाद होता है, हमारा सरकरीक विवाद। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। देखिए, पाकिस्तान को जब हम डिस्कशन में लेते हैं तो वहां पे हमें भारत के इतिहास की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब पाकिस्तान के इतिहास को समझेंगे तो वहां पे क्या होता है कि हमें जो है भारत के इतिहास को समझना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान बना कब है, पाकिस्तान बनता है 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले तो पाकिस्तान नहीं था, उसके बाद पाकिस्तान बना है। भारत की आज़ादी हुई, भारत इंडिपेंडेंट हुआ। उसी रात को जो है, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत को पार्टीशन हुआ भारत का। ठीक है, उसी समय पे भारत के विभाजन से जो है पाकिस्तान बनाया जाता है। और भारत का विभाजन किस चीज से किया जाता है, भारत को डिवाइड किया गया, पार्टिसिपेशन हुआ मतलब कि भारत का पार्टीशन हुआ, तो उसमें जो माउंट बेटन योजना है, माउंट बेटन प्लान जिसे आप कहते हैं, माउंट बेटन प्लान के आधार पे भारत को बनाया गया था। कभी भी ये मत सोचना कि इसको जो है एक रेड क्लिफ रेखा है उससे बनाया गया था, नहीं। माउंट बेटन प्लान जो है उसके आधार पे पाकिस्तान बना था, उसने कहा था कि ऐसे पाकिस्तान बनेगा। ठीक है,
इसी योजना को जो है, यही योजना जो है, इसी को आप कहते हैं, माउंटबेटन प्लान को कहते हैं थर्ड जून योजना, ठीक है। तो ये 3 जून योजना भी कहा जाता है इसी को। तो माउंटबेटन का जो माउंटबेटन जो है उसका बचपन का एक नाम होता था, डिकी बर्ड। डिकी बर्ड, माउंटबेटन का जो नाम है बचपन का वो डिकी बर्ड था, इसीलिए इस योजना को डिकी बर्ड नाम से भी जाना जाता है। डिकी बर्ड, ये बात आपने नहीं सुनी होगी कहीं पे शायद। डिकी बर्ड योजना कौन सी है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं पेपर में जाके। पूछी तो नहीं गई है, लेकिन पूछी जाए तो हम कंफर्म रहे कि माउंटबेटन प्लान जो है उसी को डिकी बर्ड प्लान बोला जाता है। डिकी बर्ड प्लान बोलते हैं। और डिकी बर्ड क्यों है, क्योंकि माउंटबेटन का जो बचपन का नाम है वो डिकी बर्ड नाम था, ठीक है। इसी के बाद जो है, ये जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, इसी पार्टीशन के बाद जो है वो इंडिया के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जो है, एक वो होता है भारत, एक बनता है भारत, दूसरा बन जाता है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के भी उस समय पे 2 हिस्से थे, 2 पार्ट थे, ठीक है। 2 पार्ट थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल से साइड में बांग्लादेश है, उसको हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान उस समय पे। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक थे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो 1971 में बना था। यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है, और आज का जो पाकिस्तान है वो उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान था। ये आपको याद रखना है, इसकी ज्योग्राफी इस तरीके से बनती है, पूरा इतिहास ऐसे बनता है। अब देखिए, भारत के और पाकिस्तान के बीच में सिमिलरिटीज क्या हैं, दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं। देखिए, भारत का अस्तित्व जो है वो 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो पाकिस्तान कब से स्टैब्लिश हुआ, वो 1947 के बाद है। क्यों, अब ये 1947 के बाद बनता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का भी इतिहास यही है। पाकिस्तान, भारत को जो है कभी भी जो है अपना इतिहास पढ़ते हुए पाकिस्तान का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान को हमेशा अपना इतिहास पढ़ते हुए भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत में से पाकिस्तान बना था, ठीक है। पाकिस्तान में से भारत नहीं बना था, भारत पहले से स्टेब्लिश था, इंडिया नाम पहले से ही था। पाकिस्तान 1947 में आता है एज ए कंट्री। तो भारत जो है, जब संवैधानिक तौर पे जब भारत बना, समानताएं देख रहे हैं हम, तो दोनों का इतिहास जो वो एक जैसा है लगभग, ये समानता है। भारत संवैधानिक तौर पर धर्म राष्ट्र है, सॉरी 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 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। ये इनके बीच में जो है ये असमानताएं हैं, ठीक है। हम समानताएं कह रहे थे, तो इसको असमानताएं पढ़ना कि इनके बीच में जो है वो डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज नहीं है, डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में, कि दोनों के अंदर जो है ये फर्क है कि भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम के आधार पर इसको बताते हैं, ठीक है। भारत का वर्ष इतिहास जो 1000 साल पुराना है, और पाकिस्तान का 1947 के बाद इतिहास बनना शुरू होता है, ठीक है। पाकिस्तान के बनने पर जो है वो, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो कौन बनाता था, वो मुस्लिम लीग की जो नीति थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग जो डिसाइड करती थी वही उसकी पॉलिसी होती थी। जबकि भारत के अंदर क्या, भारत के अंदर संविधान के अंदर ये कहा गया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर पीस को स्टेब्लिश करेंगे। तो भारत का संविधान विदेश नीति को, यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और भारत की जो नीतियां हैं या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किससे प्रभावित हैं, वो सारी की सारी जो वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट से प्रभावित हैं। इंडिया नेशनल मूवमेंट के अंदर जो वो कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, हमने कल देखा था ना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में महात्मा बुद्ध का भी दिखाई देता है हमें, कभी कहीं ना कहीं पे महात्मा गांधी भी दिखाई देते हैं, नेहरू भी दिखाई देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी दिखाई देते हैं, विवेकानंद भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जैन धर्म भी दिखाई देता है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बनती है भारत के संविधान से, भारत के नेशनल मूवमेंट से, वो प्रभावित करती है भारत की विदेश नीति को। जबकि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो बनती है मुस्लिम लीग के एजेंडे के अकॉर्डिंग, यानी कि मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था वही उसकी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा था। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि भारत के जो महापुरुष हैं उनका बहुत बड़ा योगदान दिखेगा आपको, ठीक है। जो भारत के ग्रेट लीडर हुए हैं, यानी कि जो भारत के बड़े बड़े शासक हुए हैं, उनका भारत की नीति में बड़ा योगदान दिखेगा। कि आपको महात्मा बुद्ध दिखाई देंगे, अशोक दिखाई देंगे, चाणक्य दिखेंगे, गांधी दिखेंगे, नेहरू दिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर दिखेंगे। तो ये भारत की विदेश नीति की इनसे डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है।
इसके बाद जो हम देखते हैं, जो एक और जो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है, भारत में क्या है कि पिछले जो 70 साल, भारत जब से आज़ाद हुआ है, 70-75 साल हो चुके हैं भारत को, तो उन 75 सालों के अंदर जो है वो एक स्टेब्लिश डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। यानी कि भारत जो है पिछले 70 साल से लगभग जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ। भारत के अंदर कभी ऐसा क्राइसिस नहीं आया कि हमने बीच में सरकार तोड़ दी हो अपनी और मिलिट्री शासन लागू हो गया हो। नहीं, हमने हमेशा लगातार इलेक्शन हुए हैं, 17 बार इलेक्शन हुए हैं, 17 लोकसभा बनी है भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत जो है वो एक स्टेब्लिश लोकतंत्र है, एक स्थायी लोकतंत्र बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी सरकार, कोई भी सरकार 1947 से लेकर के आज तक अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है। आपको पता होगा पिछले दिनों जो है इमरान खान की सरकार भी गिरा दी गई है, नहीं कर पाई ना अपना पूरा कार्यकाल, दूसरी सरकार बन गई। ठीक है, उसी तरीके से उससे पहले जो सरकार थी उसको भी गिरा, तोड़ के मारा, तोड़ तोड़ के बनाया गया था इधर उधर से। ठीक है, अभी तक जितने भी हुए हैं उसके अंदर जो है वो जो मिलिट्री का जो प्रभाव है वो रहा है। भारत में कभी हमारी सरकार के ऊपर मिलिट्री का प्रभाव नहीं होता है कि मिलिट्री इफेक्ट करेगी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस करेगी, नहीं करती है इसमें। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो वो एक वीक डेमोक्रेसी है, एक कमजोर लोकतंत्र है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत और पाकिस्तान में ये असमानताएं हैं कि भारत संवैधानिक तौर पे जो है एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड होती थी मुस्लिम लीग की पॉलिसीज से, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड होती थी भारत के नेशनल मूवमेंट से और भारत के संविधान से। ठीक है, और भारत के जो महापुरुष लोग रहे हैं उनसे डिसाइड होती थी, वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं, उनके विचार देखने को मिल जाएंगे हमें। फिर जैसे भारत के अंदर जो है डेमोक्रेसी जो वो स्टेब्लिश रही है पिछले 70 सालों से, उसके अंदर कहीं पर भी हमें ये नहीं देखने को मिलेगा कि वो टूटी फूटी डेमोक्रेसी, नहीं, वो बिल्कुल स्टेब्लिश डेमोक्रेसी रही है। ठीक है, लेकिन भारत में जो है एक बात और है कि भारत में सरकार हमेशा से खड़ी रही है, बार बार इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट शासन किया हर एक सरकार ने, पूरा का पूरा अपना कार्यकाल किया है। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन बहुत बार रहा है, मिलिट्री बहुत प्रभावी करती है। ठीक है, वहां पे मिलिट्री के जो मिलिट्री को जो चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने जो है वो देश की सरकार बनाई है कई बार। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आप लोग परवेज मुशर्रफ का नाम भी याद होगा, परवेज मुशर्रफ आर्मी के जनरल हुआ करते थे, लेकिन वो एक ऐसा समय आ गया था कि जब वो राष्ट्रपति बन गए और सरकार को हटा करके खुद सर्वेसर्वा बन गए थे पाकिस्तान के। ठीक है, तो ये इनके बीच में, दोनों के बीच में असमानताएं हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स किन चीजों को लेकर होता है, कौन से कारक हैं, ठीक है, वो जो भारत के बीच में डिस्प्यूट पैदा करते हैं। इसको हम जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 चीजें हैं जो भारत के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहली चीज तो ये है कि भारत को जो वो विरासत में मिले हुए डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल डिस्प्यूट है भारत के साथ में। दूसरा है कि भारत पाकिस्तान पे आरोप लगाता है। तीसरा है पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है। इन तीनों को अलग अलग देखिए। विरासत में जो चीज मिली हुई है उसमें एक चीज तो ये मिली हुई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो है वो एक बड़ा कारण है। यानी कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर के दोनों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत कहता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी रही है और इसी को लेकर के बहुत ज्यादा तरोड़ा मरोड़ा जाता है। भारत में भी पाकिस्तान में भी दोनों देशों में जो है वो सरकारें गिराने का, उठाने का, चलाने का, इलेक्शन कैंपेनिंग का ये ही एक आधार बनना रहता है कि यहाँ पे जो है वो कम्युनलिज्म काफी हावी रहा है दोनों देशों के बीच में आपस में। ये विरासत में मिला तनाव का मतलब ये है कि ये पहले से हमारी लेगेसी ही ऐसी रही है। ठीक है, ये लेगेसी के तौर पे मिला हुआ हमें, हमारी विरासत ये बना दी गई है। ठीक है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में यही तो तनाव था, कम्युनलिज्म, कि मुस्लिम और हिंदू की बात करके उससे पहले की जो भी शासक रहे उसको लेकर के आपस में डिस्प्यूट है कि हम क्यों, हमारे ऊपर इन्होंने राज किया, फलाने ने राज किया, ये चीज। इसके बाद जो है वो है भारत और इस पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद। यानी कि जो कश्मीर 1947 में जब भारत बना, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, तो उस समय पे जो है कश्मीर का मुद्दा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली तौर पे प्रेजेंट होता है। और कश्मीर का मुद्दा जो है
वो उस समय पे दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा नुकसान जो दोनों देशों को झेलना पड़ता है इस चीज का। तो कश्मीर विवाद जो हो इन दोनों के बीच में रहा आज तक। फिर है जैसे दोनों के बीच में नदी जल विवाद, यानी कि रिवर वाटर डिस्प्यूट रहता है। मतलब कि नदी के पानी को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और इनके बीच में एक समझौता भी हुआ है, सिंधु जल समझौता बोलते हैं उसको, सिंधु वाटर ट्रीटी बोलते हैं उसको, 1960 में आई थी सिंधु सिंधु वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो ये विरासत में मिले हुए तनाव हैं कि ये जो हैं ये हमें पहले से मिले हुए, हमने क्रिएट ही नहीं किए, ये अपने आप मिले हुए हैं सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण। इसके बाद भारत क्या आरोप लगाता है इनके ऊपर? भारत आरोप लगाता है कि पाकिस्तान जो है भारत के अंदर आतंकवादी भेजता है, सीमा पार आतंकवाद। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भारत आरोप लगाता है कि पाकिस्तान भारत के अंदर हमले करवाता है, भारत के अंदर जो भारत की पॉलिटिकल कंडीशन हो उसको, मतलब कि पॉलिटिकल कंडीशन को इफेक्ट करता है भारत की। ठीक है, आतंकवादी घटनाओं से भारत से भागे हुए अपराधियों को शरण देता है, यानी कि भारत में किसी ने क्राइम किया और क्राइम करके छुप जाता है कहाँ जाके, पाकिस्तान के अंदर। कि हम जब कश्मीर के अंदर देखते हैं कि कश्मीर में किसी ने क्राइम किया, तो पीओके जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हो, वहां पे जाके छिप जाते हैं लोग। ठीक है, और पाकिस्तान उनको छुपा के रखता है और उनका फिर यूज करता है भारत के खिलाफ। वो किस चीज में यूज करता है? आईएसआई की जो गतिविधियां हैं, आईएसआई जो वहां की जो एजेंसी है, ठीक है, जो गुप्तचर एजेंसी बोलते हैं जिसको ये, ठीक है, तो ये जो एजेंसी है ये भारत के खिलाफ काम करती है, इसकी गतिविधियां भारत के खिलाफ रहती हैं। फिर सीपीईसी का मुद्दा, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मुद्दा है, उसके ऊपर भारत की जो है काफी ज्यादा मतलब कि कंट्रोवर्सी रहती है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने जो है ये सीपीईसी जो है ये चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक का एक कॉरिडोर बना, चाइना ने जो बनाया है। ठीक है, और वो पीओके से होकर के निकलता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और भारत कहता है कि ये हमारा एरिया है, बनवा कैसे रहे हैं आप, दूसरे देश को घुसा कैसे रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे आती जाली मुद्रा का मुद्दा है, यानी कि डुप्लीकेट करेंसी आती है यहाँ पे। ठीक है, फेक करेंसी आती है यहाँ पे, इंडिया की करेंसी को जो है वो छाप छाप के भेजा जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, और भारत में सर, सीपीईसी रिपीट करना प्लीज। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बताएंगे, आगे आएगा, ये बस मुद्दा बता रहा हूँ कि ये एक मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये मतलब कि ये है कि जैसे ये पाकिस्तान है ना, जैसे यहाँ पे ये इंडिया है, ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, इसमें से क्या है कि ये हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये पीओके का हिस्सा है, और ये चाइना है इधर। ठीक है, और इंडिया यहाँ से ऐसे कटता है इस तरीके से, ये कुछ हिस्सा चाइना के हिस्से में है, तो ये ट्राइंगल बन जाती है यहाँ आकर के। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से इस एरिया से चाइना ने क्या किया है कि एक रोड बना दिया है, वो रोड ऐसे होते हुए, इसमें से पीओके में से होते हुए वो नीचे जाता है कराची तक, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये रोड जो है चाइना ने अपने व्यापार के लिए बनाया। भारत यहाँ पे ये कहता है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये इंडिया के हिस्से में से बना हुआ है, हमने अनुमति दी नहीं, क्योंकि पीओके को हम कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, अभी ये मुद्दा होने वाला, गर्म मुद्दा होने वाला थोड़े दिन में, आप इसको देखना इंडिया की पॉलिटिक्स में, क्योंकि 2024 इलेक्शन आ रहा है, यही एक मुद्दा बचा हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन बाकी है। ठीक है, और जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ना बाकी है। तो ये मुद्दा बनता है कि सीपीईसी जो है वो भारत का हिस्सा है, ये पीओके यहाँ से चाइना नहीं बना सकता। और अगर चाइना ऐसे रोड बना रहा है, काम कर रहा है, तो फिर इंडिया के लिए भी तो खतरा है, इंडिया के यहाँ से फिर ये टूट जाएगा, इंडिया इसमें से सीधा ही टूट जाएगा कि ये इसके अंदर चला कैसे गया। ठीक है, फिर जैसे भारत में राजनीतिक अस्थिरता के प्रयास, यानी कि भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है वो लगातार कोशिश करता रहता है कि भारत की सरकार को गिरा दिया जाए, भारत के अंदर जो है वैसी ऐसी गतिविधियां करवाई जाएं जिससे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो खराब हो जाए, ये एक मुद्दा रहता है यहाँ पे। ये भारत के आरोप हैं। ठीक है, भारत जो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है, अब पाकिस्तान भी भारत पे आरोप लगाता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वो डिस्प्यूट्स खड़े रहते हैं हमेशा ही। अब आरोप क्या लगाता है वो देखिए। पहला आरोप लगाता है सियाचिन का मुद्दा, सियाचिन का मुद्दे के ऊपर आरोप रहता है कि सियाचिन का जो मुद्दा है वो बहुत ही गर्म मुद्दा है। सियाचिन जैसे ये कश्मीर बनाया ना हमने, ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जाके बिल्कुल चोटी में, ये इस एरिया के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा पाकिस्तान से।
सियाचिन में क्या है कि यहाँ पे बहुत भारी बर्फ पड़ती है और -50 डिग्री तक का यहाँ पे तापमान रहता है। और -50 डिग्री के इस तापमान में जो है ये सियाचिन के अंदर जो है कई बार घुसपैठ होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो पाकिस्तान इस पे यह आरोप लगाता है कि सियाचिन जो है उसको खाली किया जाए भारत के द्वारा, इसको भारत ने मिलिट्री का अड्डा बना दिया है। पाकिस्तान यह आरोप लगाता है भारत पे। दूसरा मुद्दा है सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद जो है वो मुद्दा आता है भारत का पाकिस्तान के साथ में, जो गुजरात का जो रण है, गुजरात के अंदर जो है वहां पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी सी कम जगह है, चलिए बता ही देता हूँ फिर भी। देखो, ये ये मान लीजिए ये गुजरात है, यहाँ पे ये है गुजरात सारा का सारा। अब यहाँ पे गुजरात से क्या होता है कि ये इस तरीके की जो है ना कुछ लेयर बन जाती हैं जो समुद्र से लगता हुआ एरिया है। तो ये जो एरिया है ये इस तरीके से है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सरकारी के मुद्दे के अंदर यहाँ पे दलदल का है मामला, यहाँ पे दलदल होती है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर दावा करता है पाकिस्तान, और भारत के लिए ये कहता है कि भारत यहाँ पे गलत दावा कर रहा है, भारत यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है अपने। ठीक है, भारत कहता है कि हमारा ही एरिया है भाई, तुम कैसे दावा कर सकते हो। तो ये कहते हैं कि इसके अंदर इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है यहाँ पे सरकरीक के अंदर। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सरकरीक मुद्दा है एक। फिर है जैसे बगलीहार जल परियोजना, ये अ, झेलम नदी के ऊपर बनाई गई एक वो है, मतलब कि बांध बनाया गया है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, बिजली बनाने के लिए। किशन गंगा परियोजना है, वो भी एक ऐसी है, बताएंगे इनको सारी आएंगे। तुलबुल नौ परिवहन योजना है। बलूचिस्तान में राजनीतिक स्थिरता, यानी कि बलूचिस्तान, देखिए ये जिक्र किया था ना हमने, ये बलूचिस्तान। जैसे भारत आरोप लगाता है ना कि कश्मीर के अंदर जो है ये यहाँ से आतंकवादी भेजता है, ऐसे ही पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान को भड़काने का काम भारत करता है। भारत के अंदर जैसे नक्सलाइट्स है ना, नक्सलाइट है छत्तीसगढ़ के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी जो है वैसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए, हम पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। ये कहते हैं बलूचिस्तान के कुछ यहाँ पे ग्रुप हैं वो। और इसके लिए कहता है पाकिस्तान की इनको भड़काने का काम इंडिया करता है, ये पाकिस्तान आरोप लगाता है हम पर, भारत पर। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो भारत के इनके बीच में विवाद उत्पन्न करते हैं। इनको एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध बनाने के जो प्रयास हुए वो देखते हैं। तनाव उत्पन्न करने वाले ही मुद्दे आते हैं बहुत सारे पेपर के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज समझेंगे हम बारी बारी से आगे चल करके। अभी फिलहाल समझते हैं बेहतर संबंध बनाने के लिए भारत ने क्या क्या कोशिशें की हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिश हुई है, पहली कोशिश हुई है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी का कल मैंने बताया था ना कि सरकार जब सरकार के स्तर पे वार्ता करे, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भारत की एक योजना है, भारत की विदेश नीति है। तो भारत ट्रैक वन डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है वो इनके साथ यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने जोर दिया था इनको लेकर के। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में 1999 में क्या है कि वो पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। ठीक है, 1999 में जो है वो पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। ठीक है, और जब पाकिस्तान की इन्होंने यात्रा की तो उसके बाद यह कि 2001 में परवेज मुशर्रफ जो है वो भारत की यात्रा करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जो हो 2015 में पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। बात यह है कि जैसे 1999 में पाकिस्तान की यात्रा की, 1999 में ही जो है इसके तुरंत बाद कारगिल का अटैक हो गया। 2001 में जैसे ही परवेज मुशर्रफ भारत में आया, तुरंत बाद भारत के संसद पे हमला हो गया। 2015 में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए, तुरंत बाद भारत के जो पठानकोट का एरिया है, पठानकोट में भारत में हमला हो गया। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता किसी पे आरोप लगाने की मेरी कोई मतलब की इच्छा नहीं है। ठीक है, और न मैं लगाऊंगा किसी के ऊपर आरोप। यहाँ पे ये संजोग बन रहे हैं या ये प्रयोग हो रहे हैं, ये मुझे भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, लेकिन ये जब भी यात्राएं हुई, कोई भारत का प्रधानमंत्री का या उनका कोई यहाँ पे आया, तो उसी समय पे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अटैक होते हैं। ठीक है, और ये खास बात ये रही है कि ये एक शासन के अंदर रहे हैं, किसी भी शासन में। ठीक है, जैसे परवेज मुशर्रफ जो है वहां पे मिलिट्री शासन में थे। ठीक है, उस समय पे, और बेहतर प्रयास करने की जब भी कोशिशें की गई हैं तभी भारत के रिलेशन खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये बेहतर प्रयास के अंदर कदम तो है कि हम डायरेक्ट सरकार सरकार से बात करेगी,
लेकिन उनको खराब कर दिया जाता है कई बार। इसके बाद ट्रैक टू डिप्लोमेसी है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी के अंदर ये चीज थी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी को देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या होता है कि इस पर जो सबसे ज्यादा फोकस जो वो भी इन्होंने ही किया था। प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इसके ऊपर काफी फोकस किया है। यानी कि जनता को जनता से जोड़ना, ठीक है, यानी कि सिटीजन टू सिटीजन को जोड़ना। यानी कि यहाँ पे एनजीओज भी आएंगे, एनजीओज भी आएंगे, एनजीओज काम करेंगी, गवर्नमेंट यहाँ काम नहीं करेगी, कुछ सरकारी अधिकारी काम कर सकते हैं, यहाँ पे एनजीओ काम कर सकते हैं, लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए कुछ नीतियां अपनाई गई थी। जैसे कि लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए, जैसे कि पहली एक नीति थी कि भारत में जो एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो उसके अंदर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान से जो भी आएगा यहाँ पे अपने आप को ठीक करवाने के लिए, उसके अंदर विशेष सुविधाएं हमने दी हैं, ठीक है। विशेष मेडिकल ट्रीटमेंट जो वो हम उनको देंगे, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसको कहा जाता है मेडिकल डिप्लोमेसी, कि हम जो है यहाँ पे एआईएमएस के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए विशेष सुविधा देते हैं। इसको मेडिकल डिप्लोमेसी यूज किया ट्रैक टू में। लोग आएंगे, लोगों से बात होगी, लोग जुड़ेंगे, डॉक्टर्स उसके अंदर सहयोग करेंगे। दूसरा इसमें होता है कि खेल कूटनीति जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इसके अंदर आती है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का भी भारत ने बहुत प्रयोग किया है, जिसमें हमने ये देखा था कि जब आईपीएल शुरू हुआ, आईपीएल के अंदर भारत ने जो जब शुरुआत की 2007 में, तो यहाँ पे विशेष छूट दी गई थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। रिजर्व किया गया था कि विशेष, कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जरूर मौका देंगे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो भारत की जनता से आके जुड़ेंगे। भारत में बहुत सारे फॉलोअर हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। आपने देखा भी होगा जो पुरानी पाकिस्तान की टीम थी, जैसे मुझे काफी शौक है क्रिकेट का तो मैं बता देता हूँ, सचिन तेंदुलकर के पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। राहुल द्रविड़ की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी क्रिकेट में। उधर से जैसे सानिया मिर्जा जो हैं, वो टेनिस खेलती हैं, उनकी बहुत शानदार फैन फॉलोइंग है। जबकि शोएब मलिक जो है क्रिकेटर हैं, शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर, सानिया मिर्जा इंडिया की बैडमिंटन, सॉरी, हाँ, इंडिया की वो टेनिस स्टार है, बैडमिंटन कह रहा हूँ, टेनिस स्टार हैं। तो वो आज भी इंडिया के लिए ही खेलती आई हैं, अभी तक, शादी के बाद भी, शादी हो गई फिर भी इंडिया के लिए खेलती हैं। लेकिन ये देखिए कि दोनों ने मिलकर के शादी की थी, और दोनों स्पोर्ट्स से थे। जनता से जनता जुड़ी, वो क्रिकेट से, ये टेनिस से, ठीक है। लोगों में प्यार बढ़ता है, इसमें आपस में आवाजाही बढ़ती है इस चीज से। दूसरी फिर जैसे कि शोएब अख्तर जो है, शोएब अख्तर के बहुत जबरदस्त फैन है इंडिया के अंदर, शाहिद अफरीदी के बहुत ज्यादा फैन है। तो इस तरीके से, जैसे विराट कोहली आज किस्म, तो विराट कोहली, एम एस धोनी, इसके बहुत तगड़े फैन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। भारत में भी बहुत तगड़े फैन हैं, जैसे कि मोहम्मद आमिर हैं, ठीक है, बाबर आजम हैं, इनकी बहुत अच्छे अच्छे फैन फॉलोइंग है। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है। तो आईपीएल जब शुरू हुआ तो हमने आईपीएल में भी ऐसा ही किया था कि हम आईपीएल में भी मौका देंगे सभी को, ठीक है। तो वहां पे ये चीज हुई, उसके बाद रिलेशन टूटे भी हैं, ठीक है। तो ये हमारी खेल कूटनीति है, स्पोर्ट्स की है। इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे, सीरीज होती थी, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से इस चीज के ऊपर जो है वो घैंड लगा हुआ है, क्यों हम मैच नहीं खेल पा रहे उनके साथ में, क्यों हम, और जबकि इतना जबरदस्त मैच होता है, मतलब कि हाई वोल्टेज मैच होते हैं, और उनके बीच में जब मैच होता है तो पूरी दुनिया की नजर रहती है कि इन दो देशों के बीच में मैच है। तो ऐसे मैच होने चाहिए, लोगों का एक्साइटमेंट बढ़े एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के साथ बैठे। मैच हो तो इंडिया के दर्शक बैठे हैं, पाकिस्तान के दर्शक बैठे हैं। ये बहुत शानदार प्रयास था, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा जो दिया वो मनमोहन सरकार जो थी उसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, कि हाँ पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे इस मामले में, ठीक है। फिर जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी, देखो हमने आईपीएल में विशेष छूट दी थी इनको, लेकिन एक बकायदा घटना देखिए यहाँ पे भी, हमारे साथ में एक और अटैक होता है इंडिया के ऊपर। 2008 का केस याद कीजिए, 26/11, उसी समय पे, उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यहाँ सूखा पड़ना शुरू हो गया। फिर इसके बाद है कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी में यहाँ पे क्या है कि अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, शायद ये घटना मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना आपने? करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पे, यानी कि भारत के जो सिख हैं वो वहां पे जाएंगे मत्था टेकने के लिए, करतारपुर के अंदर। करतारपुर पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर होता है। तो वहां पे अमृतसर से वहां तक के लिए इन्होंने अपना एक कॉरिडोर बनाया है, उसके अंदर से निकलने की जगह बनाई है इन्होंने, कि हम जो है मत्था टेकने वहां जाएं। करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। इमरान खान और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं,
इन दोनों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया था। यानी कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मंत्री थे उस समय पे, अभी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर। दूसरी तरफ से इमरान खान उधर प्रधानमंत्री थे। ये देखिए दोनों स्पोर्ट्समैन थे, दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेल चुके हैं, दोनों जानते हैं इस बारे में कि कैसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, इसलिए उन्होंने ये कोशिश की और बन गई उनकी ये बात। ठीक है, इसका विरोध भी हुआ इंडिया के अंदर कि वो क्यों गए, हालांकि वो बहुत अच्छी बात थी, वो गलत बात नहीं थी, क्योंकि इससे रिलेशन मजबूत होते हैं, हम काम अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद 2019-20 के अराउंड खुला होगा, 2018-19 में, 18-19 के इसी टाइम पे खुला होगा। फिर जैसे परिवहन कूटनीति, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी भी लागू होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर आ रही है सारी चीज़ें, कल्चरल डिप्लोमेसी आ रही है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आ रही है, मेडिकल डिप्लोमेसी आ रही है, फिर ये आपकी ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी आ रही है। यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर क्या है कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम जो है वो पब्लिक को पब्लिक के साथ जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और पब्लिक को पब्लिक के साथ जोड़ते हैं। देखो कॉरिडोर खुला ना, कॉरिडोर से क्या हुआ कि वहाँ के सिख यहाँ से मिलेंगे, यहाँ के लोग वहाँ मिलेंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को बोल दे कि हरियाणा के बहुत सारे लोग जो हो पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्तान के अंदर, तो आप लोग एक्साइटमेंट देखेंगे ना कि आप लोगों की कि यार कि हमारी भाषा वाले लोग, हमारे हमारे जैसे लोग, जैसे हम, हमारा कल्चर है वैसे ही, हम जैसे गाने बनाते हैं, जैसे सुनते हैं वो वाले, मतलब कि वैसे ही गाने बनाते हैं वैसे ही सुनते हैं। आप कभी सर्च करना पाकिस्तान के अंदर हरियाणवी सॉन्ग। ठीक है, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है हरियाणवी कलाकारों की वहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो जनता को जनता से जोड़ने का काम जो है यहाँ से भी होता है ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी में। जैसे कि हमने क्या किया, समझौता एक्सप्रेस चलाई थी, यानी कि दिल्ली टू अटारी बॉर्डर, अटारी टू लाहौर, दिल्ली से चलती ही है, अटारी जाएगी, अटारी से लाहौर जाएगी। ठीक है, और ये चली थी 22 जुलाई 1976 को, 1976 को शुरू की गई थी, और इसको बंद कर दिया गया था 8 अगस्त 2019 को, पुलवामा अटैक के बाद। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 5 अगस्त, तो 8 अगस्त 2019 को बंद कर दिया गया था इसको। ठीक है, इसके बाद जो है थार एक्सप्रेस जो है, थार एक्सप्रेस जो वो जोधपुर से कराची तक चलती है। देखो हमने बताया ना कि कराची जो है वो नीचे की तरफ है पाकिस्तान में, तो उधर हमारा भी तो जोधपुर भी तो वही लगता है, सारा का सारा डेजर्ट वाला एरिया राजस्थान का। तो जोधपुर से कराची तक ये चली थी, ये चली थी 18 फरवरी 2015 को, और बंद हो गई 9 अगस्त 2019 को, वही कारण, पुलवामा अटैक। इसके बाद है पंज आब, पंज आब या दोस्ती बोलते हैं इसको। हाँ बोलो। फरवरी में आता सर पुलवामा अटैक तो 14 फरवरी को। 14, 14 फरवरी को हुआ था, वो कह रहे हो हैं? फिर ये हाँ सर 14। कारण इसी का यही दिया जाता है यार, कि मुझे लगता है कि ये 170 हटी थी सर एयर 5 अगस्त स्ट्राइक वाला होगा, 2019। फिर एयर स्ट्राइक वाला मामला होगा। 5 को ये 370 हटी थी वहाँ पे शायद। हाँ 370 हटी थी। 370 19 में नहीं हटी ना? 370 में हटी थी सर, क्योंकि मैं हाँ ठीक है, 2020 में मेरी 2019 में। 2020 में पोस्टिंग हुई थी मेरी अक्टूबर में वहाँ पे। हम्म। चलिए जो भी इसके पीछे कारण है उसको देखते हैं, आगे आएगा भी। कारण इन्होंने लिखे हुए हैं साथ के साथ में, क्यों बंद कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं। फिर जैसे एक शुरू की थी भारत ने पंजाब या दोस्ती, ये याद रखने की चीजें हैं, ये पेपर में आती हैं। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस किसके साथ है, कब चली थी, ये कब बंद हो गई। एक्सप्रेस जोधपुर से कराची एक्सप्रेस कब चली थी, एक्सप्रेस जोधपुर से कराची जो है 18 फरवरी 2015 से शुरू, 9 अगस्त 2019 को बंद हो गई। पंजाब या दोस्ती, ये जो है लाहौर से अमृतसर चलती थी, पंजाब या दोस्ती नाम से, 2006 में चली थी लाहौर से अमृतसर। ठीक है, ठीक है, दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है 19 फरवरी 1999 को शुरू हुई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी गए थे। ठीक है, 19 फरवरी 1999 को शुरू हुई थी, लेकिन अगस्त 2019 से बंद है, सारी अगस्त में बंद हुई है, अगस्त 2019 में सारी बंद कर दी गई थी। तो ये बेहतर संबंध बनाने के प्रयास हुए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के दौरान। ठीक है, फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी को जो वो सबसे ज्यादा यूज कब हुआ, 1990 में शुरू किया गया था, सबसे पहले कब यूज हुआ, 1990 में शुरू होता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब जो रिटायर्ड जो रिटायर्ड भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि भारत के जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी हैं और रिटायर्ड जो मंत्री हैं, देखिए यहाँ पे दो चीजें देखिए, भारत के रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी, रिटायर्ड जो मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, या जो विदेशी मामलों को लेकर के या
जो सिक्योरिटी के मामलों को लेकर के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको शामिल किया गया था 1990 में जब इसको शुरू किया गया ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट से अलग जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की सेवाओं से रिटायर हो गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी होते थे हमारे, ठीक है, या फिर भारत के जो मंत्री होते थे पहले, या भारत के जो विदेशी मामलों के या सुरक्षा के मामलों के सलाहकार होते थे या विशेषज्ञ होते थे, उनको शामिल किया गया कि आप लोग आइए और रिलेशन बना के बताइए हमें कैसे किया जा सकता है। तो भारत पाकिस्तान की जो एक पहली वार्ता हुई थी इसके अंदर, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की पहली वार्ता हुई थी नीमराना, नीमराना वार्ता बोलते हैं उसको, नीमराना नेगोशिएशन। नीमराना नेगोशिएशन में जो राजस्थान का एक किला नीमराना, एक जगह है राजस्थान में जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर नीमराना नाम की एक जगह है। नीमराना जगह के अंदर जो है वहां पर ये नीमराना किला भी है उसी के अंदर। तो इस नीमराना किले के अंदर जो है वहां पे 1991 में पहली बैठक होती है इन लोगों की, ये रिटायर्ड जो अधिकारी हैं इनको बिठा करके, ठीक है, इनके बीच में पहली बैठक होती है, वहां से शुरू होती है भारत की नेगोशिएशन पहली ट्रैक टू डिप्लोमेसी की। तो 2014 में दुबई में एक और वार्ता होती है, ट्रैक टू वार्ता बोलते हैं उसको, ट्रैक टू नेगोशिएशन दुबई के अंदर 2014 में ट्रैक टू नेगोशिएशन दुबई के अंदर होती है 2014 में, ठीक है। ये किसको लेकर थी? ये थी हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर के, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो उसको लेकर थी 2014 में, ठीक है। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर आने वाली बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कंक्लूड कीजिए, उनको देखते रहिए, ठीक है। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेहतर संबंध बनाने के लिए। फिर एक और समझौता ये हुआ है भारत के बीच में, इसके आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते के अंदर क्या है कि सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उसमें ये कब हुई थी? सितंबर 1960 को। इसको करवाया किसने था? विश्व बैंक ने। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो दिक्कत थी, डिस्प्यूट्स था सिंधु नदी के पानी को लेकर के। तो उस डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए जो है 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक जो है उसको बीच में लिया गया कि वर्ल्ड बैंक हमारे बीच में आएगा, वो हमारा समझौता करवाएगा, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं जिसको हम सिंधु नदी के साथ में जो दूसरी नदियां लगती हैं, झेलम, व्यास, चेनाब, ये सब सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है, सतलुज, रावी, व्यास, ये जो नदियां लगती हैं इसके साथ में, सिंधु नदी के साथ में, इनको लेकर के समझौता था ये, ठीक है। इसको याद रखने की बात यह है कि सबसे मेन बात तो है कि इसको विश्व बैंक ने करवाया, दूसरी बात यह कि 1960 में हुआ था, ठीक है। और तीसरी बात जो याद रखने की कि इससे डिसाइड क्या हुआ था, इससे चीज क्या निकल करके आई? इससे निकल करके आई थी पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो पानी जो है वो डिवाइड किया गया कि कौन जो कितना पानी यूज कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के हिस्से में आई 3 नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब। इसको आप ऐसे भी याद करते हैं सीझेची, सीझेची, सीझेची। अगर आपको याद ना रहे सिंधु, झेलम, चिनाब तीनों याद ना रहे तो सीझेची याद नाम कर लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब ऐसे हो जाएगी। इसके अंदर ये हुआ था, ये जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों में से जैसे 80% जो पानी है इन तीनों नदियों का वो तो आएगा पाकिस्तान के हिस्से में, और 20% जो पानी है वो आएगा भारत के हिस्से में, ठीक है। और ये जो है ये सारी पूर्वी नदियां हैं, पूर्व की नदियां हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर की नदियां हैं सारी, ठीक है, पूर्व वाली नदियों का। फिर जैसे सतलुज नदी, रावी, व्यास, यानी कि सवरा, सवरा नाम याद रख लीजिए, सतलुज, रावी, व्यास, सवरा नाम याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इन 3 नदियों का जो पानी है उसका 80% यूज करेगा भारत और 20% यूज करेगा पाकिस्तान, ठीक है। और हम करते क्या हैं, यहां से बहुत सारा पानी हम 80% यूज ही नहीं कर पाते हैं, हमारे पास इतना स्टॉक ही नहीं है कि हम इसका 80% पानी रोक पाए। हम रोक पाते हैं मुश्किल से 50% पानी, बाकी जो पानी बचता है वो सारा का सारा हम जो है सिंधु नदी में उतार देते हैं, ठीक है। अब भारत वाले जो हैं कई लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान को पानी क्यों दे रहे हैं, हम हमारा पानी यूज कर रहे हैं, पानी रोक देंगे। भाई अगर आप लोगों ने वो पानी रोक दिया ना, सच में देखा जाए रैशनल तरीके से आप सोचिए उसको कि अगर हमने पानी रोक लिया वो पाकिस्तान में जाने से, पाकिस्तान से तो पानी नदी से होकर के, सिंधु नदी से होकर के समुद्र में गिर जाता है पानी, वहां प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम किसको आएगी इससे? इससे प्रॉब्लम आएगी इंडिया को ही। इंडिया के पास जो ना तो वो स्टॉक की क्षमता है कि भारत उसको रोक पाएगा यहाँ पे, दूसरी बात ना हमने यहाँ से इतनी नहरें बना रखी हैं कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए लोगों के पास में,
अगर हमने रोक लिया तो हमारे सारे बांध टूट जाएंगे इधर वाले, और बाढ़ आ जाएगी हमारे यहाँ। जो हमारा भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम के ऊपर से पानी उतर जाएगा। ऊपर से पानी उतर गया तो सारा पंजाब, आधा हरियाणा डूब जाएंगे। बहुत बड़ा एरिया जो है वो बाढ़ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, बाढ़ से प्रभावित एरिया हो जाएगा फिर। तो इसीलिए जो है ये हवा में बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी कि हम पानी रोक देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान होते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये जरूरी है कि हम देख क्या रहे। हाँ, हम अपना 80% यूज कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। हम 30% उसकी तरफ छोड़े ना छोड़े, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो हम उसको रोक के अपने लिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं, बड़ी बड़ी नहरें बनाइए। राजस्थान सूखा पड़ा है, पूरे राजस्थान में नहरें पहुंचाइए, पहुंचाइए पानी को, करिए यूज पानी का। कौन रोक रहा है पानी यूज करने से, ठीक है। हमें अपनी जरूरतों को ध्यान में रखिए ना, हम बाढ़ क्यों लाना चाहते हैं, लोगों को यूज के लिए लाइए। पूरे राजस्थान के अंदर सूखा रहता है, ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर फसल तक नहीं होती है पानी की कमी के कारण। आधे हरियाणा में फसल नहीं होती है। आपके पास पानी है तो इंतजाम कीजिए, SYL जैसी नहरों को बनाइए, उसको पूरा कीजिए और पानी लेके आइए। आप कहते हैं कि पंजाब पानी रोक रहा है, पंजाब पानी नहीं रोक रहा है वहां से हमारा पानी। तो ये है कि अगर पंजाब भी ये सोचता कि हमारा पानी इधर आ जाए सारा का सारा, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए हमें SYL के ऊपर, क्योंकि SYL के पानी का मुद्दा ही दूसरा है। उसमें कितना पानी डिसाइड हुआ, कैसे हुआ, वो समझौता आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि SYL समझौता क्या था भारत पंजाब, सॉरी, हरियाणा पंजाब के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं जेनेवा कन्वेंशन की तरफ। जेनेवा कन्वेंशन क्या कहती है? जेनेवा कन्वेंशन में देखिए, आप लोगों ने देखा पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ, देखो ये चीज वैसे तो भारत पाकिस्तान के रिलेशन से कहीं नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ, लिख इसलिए रखी ये बीच में कि ये हो सकता है पेपर में कहीं पे आ जाए, ठीक है। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत की सेना है, उसने क्या है कि भारत की सेना का मतलब है कि जो भारत की एयरफोर्स है, एयरफोर्स लगा लेना यहाँ पे, भारतीय सेना नहीं है, सेना थल सेना होती है। तो भारत की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में क्या हुआ कि हमारा एक विंग कमांडर था, अभिनंदन। हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में अपना जो हवाई जहाज है, उसका जो लड़ाकू विमान था, MiG-21 था, कौन सा था वो उसके पास, वो लेके गए। और वहां पे क्या हुआ कि वो क्रैश हो गया और वो पकड़े गए, ठीक है। अब उसे क्या किया गया, उसको बंदी बना लिया गया, ठीक है, उसको पकड़ के बंदी बना लिया। उसमें पे उसमें पर क्या है कि बंदी सैनिकों के, ये जो जेनेवा कन्वेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये वही बात करती कि जो सैनिक हैं, जो दूसरे देश से आते हैं, जो पकड़े जाएंगे, बंदी सैनिकों के अधिकारों के कारण ये जो जेनेवा कन्वेंशन है ये चर्चा में आ जाती है कि इसको बंदी नहीं बना सकते हैं आप लोग, इसको रोक नहीं सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो वो सैनिक था, वो सीधी बात है लड़ाई करने गया था। अब लड़ाई करने गया, हुई है या नहीं हुई है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो कोई खुफिया एजेंसी का अधिकारी तो नहीं था कि रो का कोई अधिकारी था वहां पे चला गया और पकड़ा गया, ठीक है, और वहां पे जो है वो गुप्तचर का काम कर रहा है, चोरी छिपे रह रहा है, नहीं था ऐसा। तो सीधे गया है, पता चल गया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। कई लोगों को उसमें भ्रम हुआ, मोदी जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ऐसा किसी ने नहीं किया। ये जो ट्रीटी है ना, इसने सब कुछ किया था, ये ट्रीटी है। अगर किसी के बीच वॉर हो जाए तो ये ट्रीटी काम करती है। इस ट्रीटी में है क्या, 1864 से लेकर के 1949 तक, 1864 से लेकर के 1949 तक जो है जेनेवा के अंदर, ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटीज का दौर चलता है। जेनेवा के अंदर जो है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा जो है, वहां पे इंटरनेशनल ट्रीटीज का एक दौर आता है, जिसमें कुल मिलाकर के 4 ट्रीटी होती हैं। 1864 से 1949 तक 4 ट्रीटी होती हैं। इसमें ट्रीटी देखे क्या है, इन ट्रीटीज में क्या होता है कि जो युद्ध में बंदी सैनिक हैं, युद्ध में जो बंदी हैं, जो नागरिक हैं, यानी कि जो सिटीजन हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रिजनर हैं, आप ये बंदी होते हैं प्रिजनर, ठीक है, यानी कि वॉर प्रिजनर, सिटीजन, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इन ट्रीटीज के अंदर, ठीक है। इन ट्रीटीज में उनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है। अभी देखिए पहली ट्रीटी में क्या होता है, 1864 में, 1864 में जो ट्रीटी हुई उसमें कहा गया कि जर्मनी के जो सैनिक हैं, ये जर्मनी के सैनिकों से रिलेटेड है, कि जर्मनी के जो सैनिक हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। यानी कि ये सैनिक जो हैं जर्मनी के, ये यानी कि जमीन पे लड़ने वाले सैनिक, उनके अधिकार आएंगे यहाँ पे 1864 वाली में। दूसरी जो ट्रीटी होती है
जो समुद्र में शामिल होने वाले, यानी कि ये समुद्र नहीं लिखा हुआ है, समुद्र ही लिखा हुआ है, समुद्र लिख लेना इसको, यानी कि समुद्र में पानी में जो लड़ेंगे, ये तो लड़ रहे थे जमीन पे, जो पानी के युद्ध में शामिल होंगे, वहां पे जो युद्धबंदी होंगे, यहाँ वहां पे जो पकड़े जाएंगे, उनके अधिकारों से रिलेटेड है। तीसरी थी, देखो ये होती है 1864 में, ये होती है 1899। इसको एक बार चेक कर लेना, सेकंड वाली ट्रीटी जो 1899 है या 1907 है, एक मिलेगी आपको, कोई भी मिल सकती है, एक बार चेक जरूर कर लेना, क्रॉस चेक करनी पड़ेगी आपको एक बार, ठीक है। तीसरी जो ट्रीटी होती है वो होती है 1929 में, ये होती है युद्धबंदियों से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे भी वही बात आती है, ये अभी तक तो जर्मनी तक की बात आ रही थी, अभी यूरोप के अंदर चली गई है बात, अब युद्धबंदी कौन है उनके बारे में। चौथी है ये फोर्थ जो 1949 वाली जेनेवा कन्वेंशन जो है, ये आती है सिटीजन्स के अधिकार, कि सिटीजन के अधिकार क्या हैं, और जेनेवा कन्वेंशन पे हम देशों के सिग्नेचर हैं, तो हमें माननी पड़ेंगी वो बातें कि युद्धबंदी जो है, यानी कि युद्ध में पकड़ा गया अभिनंदन जो है, उसके अधिकार हैं, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको उसे वापस सौंपना पड़ेगा। तो ये तो वहां पे लिखा हुआ था, उसकी वजह से इनको वापस करना था, वो तो था ही नहीं कहीं पे कि युद्ध किया जाएगा, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ जेनेवा कन्वेंशन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं एमएफएन के बारे में। एमएफएन का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है, जब पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद में क्या है कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान से जो एमएफएन का जो स्टेटस था वो वापस ले लिया। एमएफएन का जो स्टेटस है वो भारत ने वो रीबैक कर लिया, वापस ले लिया। भारत ने दिया कब था, 1996 में, 1996 में मोस्ट फेवर्ड का नेशन का दर्जा दिया था, ठीक है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान ने ही भारत को दे रखा था, पाकिस्तान ने 2012 में भारत को ये स्टेटस दिया था कि हम भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं, कि अपने फेवर का नेशन मानते हैं। एमएफएन जो वर्ड है, एमएफएन जो वर्ड है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वर्ड जो, ये डब्ल्यूटीओ से निकला हुआ शब्द है, कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 1995 में बनता है, उसने ये वर्ड जो है वो बनाया था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डब्ल्यूटीओ है, यानी कि डब्ल्यूटीओ में जो जितने भी देश शामिल हैं, यानी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी देश शामिल है, वो अपने जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, जितने भी अपने ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, और या फिर जो उसके जो ट्रेड पार्टनर हैं, उनके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हम, भारत जो है पाकिस्तान को अपने फेवर का नेशन मानता है, इसीलिए भारत जो है पाकिस्तान के साथ में कभी भी 1996 में जब ये स्टेटस दिया भारत ने, तो कहा था कि हम जो कभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कि हम किसी को ज्यादा छूट दे रहे हैं, इसको कम दे रहे हैं, हम बल्कि ये करेंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि हम इसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, इसको अपने से अलग नहीं होने देंगे, ठीक है। ये बात कहते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है सिवालय तेजा सिंह मंदिर वाला मुद्दा। सिवालय तेजा सिंह मंदिर क्या है कि ये पाकिस्तान का एक सियालकोट जगह है, पाकिस्तान के सियालकोट में एक जगह है, ठीक है, वहां पे ये मंदिर है। ये क्या है कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का जब दंगा हुआ, पार्टीशन हुआ जब इंडिया का, इंडिया के पार्टीशन के समय पे 1947 में उन दंगों के कारण क्या है कि इस मंदिर को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये मंदिर जो है शिवालय तेजा सिंह मंदिर जो है 1947 में बंद कर दिया गया था दंगों के कारण, कि इसको तोड़ना दिया जाए, तोड़ फोड़ ना हो जाए। जुलाई 2019 में जो हिंदू तीर्थ यात्री हैं उनके लिए इसे दोबारा खोल दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहां पे हिंदू तीर्थ यात्री जो हैं वो अब जा सकते हैं, जिनका शिवालय तेजा सिंह मंदिर में जाने का मन हो, तो शिवालय तेजा सिंह मंदिर को दोबारा खोल दिया गया है जुलाई 2019 में, जो 1947 में बंद पड़ा था, ठीक है। इसके बाद जो है ये आता है हमारा सरक्रीक विवाद, पाकिस्तान के साथ हमारा सरक्रीक विवाद क्या है वो देखते हैं। सरक्रीक विवाद के अंदर क्या है, गुजरात का जो कच्छ का रण है, आपने देखा होगा ना कि ये, जैसे, सॉरी एक सेकंड, देखिए गुजरात जो है उसके अंदर क्या है कि ये एरिया है, ठीक है, और तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे ये इधर जो है यहाँ तक जो है ये पाकिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये इधर,
पाकिस्तान है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एरिया पाकिस्तान का है, ये इंडिया है इधर, ये गुजरात है, ठीक है। तो ये इनके बीच का एरिया है यहाँ पे, और ये दलदल वाला एरिया है लगभग, ठीक है। यानी पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, कराची जो यहाँ पे लगता है, कराची सिंध प्रांत के अंदर आता है, ये उससे लगता हुआ एरिया है जो लगभग 96 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। और ये जो ये दलदल है, इस दलदल के अंदर जो है ये विवाद रहता है कि पाकिस्तान दावा करता कि ये हमारा है, भारत दावा करता कि ये हमारा है, ठीक है। तो ये एरिया जो है देखो ऐसे बन जाती हैं लहर, यहाँ पे ऐसे समुद्र के किनारे पे। तो ये लहर क्या है कि ऐसे बनने से यह क्या होता है कि समुद्र के किनारे पानी कभी आता कभी चले, तो दलदल हो जाती है। इस दलदल में क्या होता है कि यहाँ पे गैस बननी शुरू होती है, और ये विवाद है कि जो तेल और गैस है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे तेल और गैस को निकालने के लिए झगड़ा है कि ये एरिया जो है पाकिस्तान कहता है कि हमारा है ये सरक्रीक वाला, भारत कहता है हमारा है। और विवाद ये है कि यहाँ से कभी न कभी तेल निकलेगा, यहाँ से गैस निकलेगी, इसीलिए दोनों का दावा है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं इस बात को लेकर के। इसके बाद आता है सियाचिन का विवाद, सियाचिन मुद्दा। सियाचिन मुद्दे को देखिए कब क्या हुआ। ये क्या है कि पीओके, ठीक है, पीओके और भारत और चीन के बीच में एक जंक्शन है, ठीक है। यानी कि ये मैं बना ही देता हूं, ये कश्मीर है, ये है कश्मीर, ये एरिया जो है ये पीओके का एरिया है, और ये जो एरिया है ये इधर ये चाइना का, चाइना कैप्चर करता है इसको, ये पीओके पाकिस्तान कैप्चर करता है। ये ट्राइंगल बनी हुई है ऐसे, ठीक है। लद्दाख वाला एरिया इधर है, इधर ये पीओके है, इधर कश्मीर है, आधा कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में ये जंक्शन है, ये जंक्शन है वो जो भारत पाकिस्तान चीन यहाँ पे बनता है। और इसको विश्व का, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। युद्ध क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे झगड़ा होता है इस एरिया में। -50 डिग्री तापमान रहता है यहाँ पे, -50 डिग्री तापमान, ठीक है। तो -50 डिग्री टेम्परेचर रहने के कारण क्या है कि इसका लगभग 2/3 भाग जो भारत के कब्जे में है, ठीक है। 2/3 भाग, यानी कि 3 में से 2 हिस्से भारत के पास हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हुआ एक बार इस एरिया पे 1984 में, 1984 में जो है यहाँ पे हुआ क्या कि 1984 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि भारत के यहाँ पे सैनिक तो थे नहीं उस समय पे, पाकिस्तान ने क्या किया 1984 में अपने सैनिक भेज दिए और इसके ऊपर कब्जा कर लिया, सियाचिन के ऊपर कब्जा कर लिया कि ये हमारा एरिया है, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो वहां पे युद्ध हुआ, भारत को पता था कि ये एरिया तो हमारा है। अब ये एरिया इतनी ऊंचाई पे कि पाकिस्तान को तो यहाँ पे ऐसे चढ़ना पड़ता है, और भारत को यहाँ पे चढ़ना नहीं पड़ता, भारत यहाँ से ऐसे आ सकता नीचे। तो भारत ने जो है यहाँ से आई है, इसके ऊपर चढ़ रहे थे ना, चढ़ने के बाद में तो यहाँ पे भारत पहुंच गया फिर साथ ही साथ। भारत को खबर मिल गई कि ये कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद खबर मिली थी, लगभग 20-21 दिन के बाद भारत को पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो कब्जा कर रहे हैं। तो भारत के लोग जो, भारत की जो सेना जो वहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में ऑपरेशन मेघदूत उसको चलाते हैं, और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो है इसको खाली करवा लिया जाता है, इसको खाली कर लिया जाता है। सियाचिन में NJ9842, ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट बना रखा है। NJ9842 से आगे सीमा का विभाजन नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये सीमा किसकी है, ये भारत की है, पाकिस्तान की है, चीन की है, ये नहीं बताया गया। NJ9842 इससे आगे सीमा का विभाजन नहीं हो रखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे झगड़ा है कि ये किसकी है, दोनों दावा करते कि हमारी है, ठीक है। इसके बाद आता है बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बगलिहार, ठीक है। ये बिजली बनाने के लिए एक परियोजना है भारत की। कश्मीर में चिनाब नदी है, आपको पता है, चिनाब नदी पे एक बांध बनाया गया, ठीक है, उसका नाम है बगलिहार, बगलिहार बांध। इस बांध के ऊपर क्या है कि पाकिस्तान ने जो है इसको लेकर के एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि जो ये बांध बन रहा है ना, बगलिहार जो बांध है, इसकी जो हाइट है कश्मीर के अंदर, जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के ऊपर जो बगलिहार बांध बनाया है आप लोगों ने, जो विद्युत परियोजना बनाई है, उसकी हाइट को लेकर के
ये कहा कि ये सिंधु वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है, सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था उसके खिलाफ है ये, ठीक है। और इसने शिकायत कर दी वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में शिकायत कर दी इन्होंने इसको लेकर के कि बगलीहार इस परियोजना को रोका जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि ठीक है हम देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो इस समझौते को इस समझौते को करवाने में बीच में था, इसलिए वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया। अब तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि इसकी जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजा, और उस व्यक्ति का नाम था रेमंड लेतेफे। रेमंड लेतेफे रेमंड लेथेफे को इसकी जांच करने के लिए भेजा कि जाइए देख के आइए हाइट ज्यादा है या नहीं है या ठीक है बताइए। अब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि बांध की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है, उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। भारत ने कहा ठीक है कर देंगे, कितनी कम करनी बताइए। तो भारत ने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। और ये भी कहा उसने कि ये किसी समझौते का उल्लंघन नहीं है, कि आप कह रहे हैं ना कि ये सिंधु जल नदी समझौते का उल्लंघन है। तो इन्होंने कहा कि किसी समझौते का उल्लंघन नहीं है, इसकी थोड़ी सी हाइट है, बस थोड़ी सी ज्यादा हाइट है, उसको कम कर देंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि इससे क्या है कि भारत सारे पानी को रोक लेगा, ठीक है, और भारत पानी रोक करके जो है वो हमें नहीं देगा। इसमें दिक्कत ये थी इन लोगों के साथ में, ठीक है। तो यहाँ ये बगलीहार जल विद्युत परियोजना ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स का मुद्दा है, और चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। पेपर में आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूरी है पढ़नी चीजें, जितने भी डिस्प्यूट है। इसके बाद जैसे किशन गंगा परियोजना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही एक झगड़ा है, ये भी भारत सरकार की एक योजना है, किशन गंगा परियोजना। इसको लेकर भी झगड़ा है। झेलम नदी के ऊपर जो है वो झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा। ये क्या है किशन गंगा, तो ये किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी ऐसे आती है ना, तो ये झेलम नदी के अंदर ऐसे आके मिलती है, ठीक है। तो झेलम नदी के अंदर आके मिलती है, उसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे भारत ने 330 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना, ठीक है। तो इसका भी विरोध कर रहा है पाकिस्तान, कह रहा है कि ये मत शुरू करो, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है कि भारत बिजली क्यों बनाएगा यहाँ। तो भारत जो 330 मेगावाट जो है उसके लिए एक किशन गंगा परियोजना शुरू की है, किशन गंगा नदी के ऊपर जो झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है, अपनी विद्युत यानी कि बिजली बनाने के लिए, ठीक है। इसका विरोध कर रहा है पाकिस्तान। इसके बाद है बूंजी परियोजना। बूंजी बूंजी के अंदर क्या है कि पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर जल विद्युत परियोजना है ये भी, यानी कि ये पाकिस्तान की है। बूंजी परियोजना जो है वो सिंधु नदी पर जो है पाकिस्तान के द्वारा शुरू की गई एक पावर प्लांट लगा लीजिए जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पे भारत इसका विरोध करता है, ठीक है। बूंजी परियोजना की भारत कहता है कि जो ये सिंधु नदी है जो ये पीओके में बनाया जा रहा है, बूंजी परियोजना पीओके के अंदर बन रही है, पीओके में सिंधु नदी पर है। भारत कहता है, भारत विरोध करते हुए कहता है कि पीओके तो भारत का क्षेत्र है, बना कैसे रहे हो। भारत कहता है कि यहाँ मत बनाइए, ये हमारा एरिया है, हम बनाएंगे अपने को, हमारा एरिया छोड़ दीजिए। भारत ऐसे बोलता है इनके लिए। इसके बाद है तुलबुल नो परिवहन परियोजना। इसको देखिए, तुलबुल नो परिवहन परियोजना ये पेपर में आ सकती है। तुलबुल नो परिवहन परियोजना भारत सरकार ने जो है 1984 में कश्मीर के अंदर एक वुलर झील है, आपको पता भी होगा मीठे पानी की झील है वुलर झील, और सोपोर नाम का एक कस्बा है, इनको जोड़ने के लिए जो है एक नो परिवहन शुरू किया था, ठीक है। भारत ने जो है 1984 में कश्मीर के अंदर जो वुलर झील है उसको जोड़ने के लिए, और एक कस्बा है सोपोर कस्बा, सोपोर कस्बे को और वुलर झील को जोड़ने के लिए योजना शुरू की, तुलबुल परिवहन योजना, ठीक है। इसके लिए जो है झेलम नदी पर जो है एक पुल बनाया गया, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक। तो यहां पे क्या कि झेलम नदी पर एक पुल बनाने का काम शुरू किया गया, ठीक है, जिसको क्या है कि पाकिस्तान के विरोध के कारण रोक दिया गया, ठीक है। ये नो परिवहन की योजना थी कि हम नौका परिवहन करवाएंगे, यहाँ पे लोग यहाँ से नाव लेकर के उधर निकल के जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, ठीक है। तो वुलर झील और सोपोर कस्बा इनको जोड़ने के लिए पुल बनाना था, ठीक है। वो पुल बनाने का विरोध किया पाकिस्तान ने, जिसके कारण जो ये बंद कर दिया गया।
तो तुलबुल नौ परिवहन परियोजना जो वो आज के समय पे बंद पड़ी है, ठीक है, और इसको बंद कर दिया गया है। फिर है 1965 का युद्ध। अब देखिए कुछ चीजें और रहती हैं। 1965 के युद्ध में क्या हुआ, ये तो थी बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब आते हैं 1965 का वॉर जो हुआ था उसको लेकर के। 1965 में क्या है कि भारत और पाकिस्तान जो है उनके बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध होता कहाँ है, कच्छ के रण को लेकर के। कच्छ का रण, सरकरी विवाद जो ना वो यहीं पे है, ठीक है, कच्छ का रण जो है, ठीक है, कच्छ के रण को, कच्छ के रण का विवाद भी देख लेना। कच्छ का रण विवाद जो किसके बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच में। इसको लेकर के कौन सा युद्ध हुआ, 1965 में, ठीक है, इसके विवाद के कारण हुआ था। यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पहले क्या किया, पहले ये किया कि कच्छ जो एरिया है गुजरात के अंदर है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट भी है, कच्छ में और कश्मीर पे एक साथ हमला कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे 1965 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान ने कच्छ वाला जो एरिया है, यानी कि ये ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो गुजरात वाला एरिया है, इसके ऊपर हमला हो जाता है यहाँ पे कच्छ के रण में, ठीक है। यहाँ पे भारत का एयरबेस भी था, एयरबेस पे भी हमला होता है। फिर ऊपर जैसे यहाँ पे जैसे ये कश्मीर है, तो यहाँ पे भी हमला हो जाता है, क्योंकि ये एरिया तो है ही पाकिस्तान के कब्जे में, तो यहाँ पे हमला होगा कश्मीर के ऊपर, ठीक है। इस एरिया पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। तो इसके जवाब में भारत ने क्या किया कि यहाँ पे जो ये पंजाब है, पंजाब से यहाँ पे है लाहौर, इस लाहौर पे हमला कर देता भारत। और बताया जाता है कि उसमें भारत ने जो है आधे लाहौर पे कब्जा कर लिया था। तो भारत, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो वो भारत विरोधी जो है वो हमेशा अपनी जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसको अपनाता रहा है, ठीक है। उसी समय पे यही बात हुई थी कि पाकिस्तान ने क्या किया था कि भारत के विरोध में अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई हमेशा से, कि भारत को कंट्रोल करेंगे, विदेश नीति कुछ भी बनानी पड़े भारत के खिलाफ बनेगी बस। इसीलिए उसने क्या किया था उसी समय पे, सीटो और सेंटो ये उसका सदस्य बना था, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ट्रीटी थी जो इनके अंदर शामिल हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन थे, सैनिक संगठन थे, इनमें शामिल होता है। क्योंकि भारत इनमें नहीं था इसलिए ये इनमें शामिल हो गया, ठीक है। इसके कारण इसके अंदर थोड़ा दमखम दिखा कि ये देश हमारी मदद करेंगे जो इनके अंदर शामिल हैं। 1965 का युद्ध कर दिया, किसी ने मदद नहीं की। भारत ने लाहौर को कब्जा लिया था उसमें पे, इन्होंने उन दो जगहों पे हमला कर रखा था। इस युद्ध में क्या है कि पाकिस्तान की हार होती है, पाकिस्तान को वापस हटना पड़ता है, ठीक है। लाहौर भारत ने वापस दे दिया इनको। और 1966 में जो है ताशकंद समझौता होता है, 1966 में जो है ताशकंद समझौता होता है, और इस समझौते में जो है वो पाकिस्तान के जो जनरल हैं अयूब खान, ये पेपर में आ सकता है। 1966 का ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाया, मॉस्को, मॉस्को यानी कि रसिया ने भारत के बीच, इनके बीच में मध्यस्थता की थी, भारत पाकिस्तान के बीच में। रूस इसके बीच में आया था। तो पाकिस्तान की तरफ से आए थे जनरल अयूब खान, और भारत की तरफ से गए थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। रूस जो है इसकी मध्यस्थता कर रहा था, और इसी के बाद में जो है ये जो समझौता हुआ, इस समझौते की रात को, ये समझौता पूरा होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, रसिया के अंदर, ताशकंद के अंदर ही जहाँ पे ये थे, ठीक है, वहाँ पे ये समझौता होता है। इसके बाद 1971 का युद्ध होता है, एक 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है। तो 1971 में क्या है कि बांग्लादेश के अलग होने के समय पे, जब बांग्लादेश अलग हो रहा था उस समय भी भारत का पाकिस्तान के साथ में जो है एक बार फिर से युद्ध हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें भी पाकिस्तान की हार होती है, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। और 2 जुलाई को जो है वो 1972 को, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। याद रखना ये पेपर में आ जाता है कई बार कि किस डेट ही आ जाती है, 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता होता है। इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो होते हैं इंदिरा गांधी शामिल होती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल होते हैं। ये नाम याद रखने हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ये लोग शामिल होते हैं। और 17 दिसंबर 1971 को जो है, 17 दिसंबर 1971 को जो है वो युद्ध विराम हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी की मान्यता यहीं से दी जाती है 1971 में, ठीक है। युद्ध विराम घोषित हुआ, एलओसी यहाँ से शुरू होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, युद्ध विराम रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है, युद्ध विराम रेखा, ठीक है। तो
1971 में ये युद्ध हुआ था, इसमें भारत की फिर से जीत होती है। कारगिल युद्ध होता है 1999 में, कारगिल का संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच में। जुलाई 1999 में जो है J&K के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कारगिल का एक जिला है, ठीक है, मतलब कारगिल कारगिल नाम का एक जिला है, J&K में कारगिल नाम का एक जिला है, उसके अंदर जो है ये LOC जो है, जो ये 1971 में बनी थी, LOC के पास लड़ा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लड़ा जाता है। इसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नाम से फिल्म है, ठीक है। और ये जब युद्ध लड़ा गया कि पाकिस्तान ने यहाँ पे भी पहले हमला किया था, पहले हमला किया, उसके बाद भारत ने क्या किया कि इसको खाली करवाने के लिए इन्होंने कारगिल को कब्जे में कर लिया था। कारगिल को खाली करवाने के लिए अपना ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन विजय, ठीक है। इसी को बोलते हैं विजयी दिवस, विजय दिवस भी इसी के लिए मनाया जाता है हमारा, ठीक है। तो इसी को जो है ऑपरेशन विजय के रूप में शुरू किया जाता है। और जो इंडिया की एयरफोर्स है, इंडिया की एयरफोर्स भी जो वो LOC के साथ में उसमें खाली करवाने बड़ा सहयोग करती है। यानी कि इंडिया की एयरफोर्स ने और इंडिया की जो स्थल सेना है, जो भारत की आर्मी है, उन्होंने दोनों मिलकर युद्ध लड़ा था। तो इंडिया की जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ने LOC के पास में जो भारत की जो सेना है उसकी जो चौकियां थी, उनके ऊपर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उनको खाली करवाने का काम करती भारत की एयरफोर्स, ठीक है। और इसी ऑपरेशन को जो है सफेद सागर का नाम भी दिया जाता है। इसी ऑपरेशन को क्या नाम देते हैं हम? सफेद सागर, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर। सफेद सागर का मतलब है कि जो ये चौकियां एयरफोर्स ने खाली करवाई, इसको कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर। इसमें जो जो भारत की जो मिलिट्री है, भारत की सेना ने क्या है कि वो अपनी मतलब की विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की, ठीक है। और भारतीय सेना ने इसी को ध्यान में रख करके, इसी को मतलब कि अपने मद्देनजर रखते हुए और इसी को बेस बना करके, आधार बना करके कारगिल युद्ध स्मारक जो बनाया था, वो कहाँ है? द्रास क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर द्रास क्षेत्र है जहाँ पे कारगिल युद्ध स्मारक बना हुआ है। किसने बनाया? भारतीय सेना ने बनाया था, भारत सरकार ने नहीं, भारतीय सेना ने, ठीक है। जिस पर जो है एक कविता लिखी हुई है, माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, ठीक है। उसकी कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता जो है, ये पोइम जो है, ये लिखी हुई है कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर, जो सेना ने बनाया था द्रास क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो चीजें रहती हैं, अभी है टाइम, इसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? 29 सितंबर 2016 को। मतलब कि भारत ने पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान के यानी कि पीओके के अंदर, पीओके के अंदर कश्मीर में ये हमला हुआ है, ठीक है। ये मतलब सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को जो हुई थी, वो पाकिस्तान का पीओके के अंदर जो है वहां पे भारत ने हमला किया था। और इसके अंदर जो है ये स्ट्राइक जो 18 सितंबर 2016 में उरी क्षेत्र में, देखिए ये 29 सितंबर को होती है सर्जिकल स्ट्राइक। उससे पहले क्या होता है? 18 सितंबर 2016 को, ठीक है, उरी क्षेत्र में भारत का जो सेना का जो कैंप है, भारतीय सेना का जो कैंप है, उसके ऊपर हमले किया गया था। उसके ऊपर हमला हुआ था, कहां से? जैश ए मोहम्मद नाम का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद। यही संगठन भारत की सर में दर्द बना देता है। पुलवामा अटैक का भी जिम्मेदार यही था, ठीक है। इस संगठन ने यह हमला किया, इसने इसकी जिम्मेदारी ली कि हमने हमला किया 18 सितंबर 2016 को। और इसके अंदर जो वो भारत के लगभग 25 से 30 जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं। और यहीं से फिर सर्जिकल स्ट्राइक नाम से जो है एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 29 सितंबर 2016 को किया जाता है कि पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पे जो ये बेस हैं, ठीक है, इन बेस को, जो ये जैसे मोहम्मद के बेस थे वहां पे, उनके ऊपर हमला किया भारत ने कि आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पे हमला करेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक में होता है। इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक भी कहा जाता है इसको। इसको क्या नाम से बोला जाता है? इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फिर है जैसे बालाकोट स्ट्राइक, आपको याद होगी 2019 वाली बालाकोट स्ट्राइक 2019, जब 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उसमें पे इसको किया गया था। और ये किया गया था जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ उसके जवाब में। यानी कि पुलवामा अटैक किया था इन लोगों ने, जहां पे ये ट्रेनिंग दे रहे थे जैसे मोहम्मद। तो जैसे मोहम्मद का एक ट्रेनिंग कैंप था, वहां पे हमला किया गया। ये हमारे फैक्ट बताते हैं हमें, ठीक है, वो चीज थी, ठीक है। फिर है जैसे पठानकोट अटैक था 2016 का, इसको ना बालाकोट एयर स्ट्राइक को ही शायद मंकी ऑपरेशन का नाम दिया गया था। मंकी ऑपरेशन, इसको बोलते हैं मंकी ऑपरेशन, ठीक है। तो मंकी ऑपरेशन कहा जाता है इसको, कि एकदम से जाके हम
हमला किया था हमने। फिर है जैसे पठानकोट अटैक जो हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है। पठानकोट अटैक के अंदर जो है वो क्या था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जो वहाँ पे गए थे पहले, उसके बाद अटैक होता था 2 जनवरी 2016 की सुबह। 2 जनवरी 2 जनवरी 2016 को जो है सुबह सुबह पठानकोट के अंदर जो है, जो हमारा एयर स्टेशन है, ठीक है, हमारी जो एयरफोर्स का स्टेशन है, एयर स्टेशन जो है वहाँ पे हमला होता है, ठीक है, आतंकवादियों का हमला होता है और वहाँ पे घुस जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर भी कई लोग मारे जाते हैं और इसकी भी जिम्मेदारी वो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ली थी, ठीक है। इसको भी जो जिम्मेदार किसे ठहराया गया, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट अटैक की जिम्मेदारी ली थी। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें शायद पिछली बार पेपर में भी आई थी, ये तीनों चीजें, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, बालाकोट स्ट्राइक कब हुई, पठानकोट हमला कब हुआ। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। हमने लगभग चीजें कवर करने की कोशिश की है, बाकी कुछ छूट भी गया होगा तो पता नहीं, लेकिन लगभग लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है हमने। तो आप लोग जो हैं इसको अच्छे से एक बार दोबारा से एक बार फिर से तैयार कर लें। ये आज का टॉपिक था, भारत पाकिस्तान रिलेशन। अगली क्लास में जो है हम डिस्कशन करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को, ठीक है। आज के लिए